सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी गड़बड़ है, ऊपर या नीचे में से कोई गड़बड़ है डायरेक्टर साहब? चेक करिए और जो सही है सिर्फ वो दिखाइए। नीचे टिकर टीम कह रही है 88 पॉइंट की बढ़त, ऊपर मामला गड़बड़ है। कौन सा सही है भाई, चेक करिए। नीचे वाला ही सही होगा मुझे लगता है, ऊपर एरर आ जाता है कभी कभी, मशीन ही तो है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा भरोसा नहीं करने का। ओरिजिनल वो ह्यूमन इंटेलिजेंस नीचे है। गिफ्ट निफ्टी 88 पॉइंट की बढ़त के साथ, यानी कि इन ग्रीन 4 दिन से गिर रहे थे, आज इन ग्रीन शुरुआत हो रही होगी। एक वजह तो उसके पीछे है कि ग्लोब में फर्दर डेवलपमेंट्स रिपोर्ट नहीं है। जैसे 2 दिनों से निगलिंग कुछ ना कुछ, इनकी चिट्ठी, उसका गाली, ये वो सब चलता रहा था ना। सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए कच्चा तेल रख दीजिएगा। एलिवेटेड है पर फर्दर अप मूव्स नहीं है। 107 पे छोड़ा था, 107 पे खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्पाइट है। यूएस में भी हैंडओवर ठीक ही था, तो स्क्रीन पेन बहुत हो गया है, अति हो गया है। 4 दिन में 1100 पॉइंट निफ्टी उड़ा देगा, उसमें से एक दिन तो फ्लैट ही ट्रेड हुआ था ऑलमोस्ट, उसके बावजूद 1100 पॉइंट उड़ गए हैं। काफ़ी पेन है, देखते हैं क्या होगा। थोड़ा सा कल नेट कैश इन्फ्यूजन तो हो रहा था लोअर लेवल्स पे, संभला नहीं बाजार, बात अलग है। इम्पैक्ट कॉस्ट तगड़ी थी, लैक ऑफ मूड थोड़ा सा बिगड़ा ही हुआ है, सेंटिमेंट गड़बड़े हुए हैं। क्या करे भाई साहब, आज की टीम कैसे बनाई, टॉप 20 कैसे बनाए? बन तो गए बड़े टीम आसानी बनाओ खबर आ जाती, टीम बनाओ खबर आ जाती, टीम बनाओ खबर आ जाती है, तो रिहैश करते करते रात निकल जाती है। बिल्कुल। तो खबरें तो बहुत सारी है, नतीजों का भी इम्पैक्ट है, लेकिन कल के मार्केट का एक्शन ये था कि एक आध नतीजे तो मेरे ऐसे पकड़ में है कि हिस्टोरिकली अब तक की बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस थी, लेकिन मार्केट का कोई रिएक्शन नहीं। मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया। देखिए, जो स्मॉल कैप्स में एक रिकवरी देखने को मिली थी, एक बहुत बढ़िया होप थी, सब काफ़ी खुश थे। देखिए, अब पिछले 2 दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे दिल ही टूट गया हो। क्या मार्केट का एक्शन है, स्मॉल कैप को देखिए, मिड कैप को देखिए, स्टॉक्स हैं, क्या गजब की गिरावट यहाँ पर है। और इनफैक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो आप ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स देख रहे हैं या फिर ज्वेलरी स्टॉक्स हैं, यहीं पर आपको थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आप चारों तरफ गिरावट देख रहे हैं, आप बैंक्स में गिरावट देख रहे हैं, फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। इनफैक्ट जिनमें काफ़ी अच्छे कैटलिस्ट हैं आगे जाके बढ़त के, उन स्टॉक्स में भी आप देखें तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मूड माहौल काफ़ी ज़्यादा अब फिलहाल के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। ग्लोबल संकेत भी आपके पक्ष में यहाँ पर फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रहे। कोई भी ऐसा ग्लोबल डेवलपमेंट नहीं जिसके चलते आप मान के चल सकें कि बढ़िया रिकवरी आ जाए या फिर दोबारा से वो जो स्मॉल कैप और मिड कैप में तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी मिल जाए। तो फिलहाल के लिए आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है, इसी के साथ जाना चाहिए। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको खबरों के चलते और नतीजों के चलते एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे ही स्टॉक के साथ शुरुआत करता हूं। सबसे पहला स्टॉक है ग्रासिम। हालांकि ट्रेडिंग के लिहाज से ज़्यादा रडार पर नहीं आता, लेकिन ग्रासिम में आप देखें तो एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आज आपको देखने को मिली है और जेफरीज की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। अब इसमें खरीदारी की राय दी है, 3440 रुपये के करीब का टारगेट दिया है। और ये क्या कह रहे हैं कि अल्ट्राटेक से ग्रासिम को 3970 करोड़ मिलने वाला है। हिस्टोरिकली आप देखें तो आधा ये बतौर डिविडेंड के तौर पर दे देते, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इनकी जो कैपिटल एलोकेशन है, इनकी बैलेंस शीट है, बहुत ज़्यादा वेल पोजीशनड है। और इसी के चलते मान रहे कि आगे जाके जो होल्ड को डिस्काउंट है ये नैरो हो सकता है, यानी घट सकता है। और ऐसे में कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है रिपोर्ट, और अच्छी रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है। ग्रासिम देखेंगे कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करे। तो यहाँ पर पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है और जिसकी शो की शुरुआत में मैं चर्चा भी कर रहा था कि इतने अच्छे नंबर्स और मार्केट ने बिल्कुल भी आप देखें तो भाव ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया इनसे ऐसे नतीजों पर। और मैं बात कर रहा हूँ बोरोसिल रिन्यूएबल्स की। यहाँ पर आप नज़र रखिएगा, बोरोसिल रिन्यूएबल्स में आप देखें तो नंबर्स कल मार्केट के दौरान आए थे, लेकिन नंबर्स कितने बढ़िया, हिस्टोरिकली क्वार्टरली लिहाज से अब तक की बेस्ट रेवेन्यू, बेस्ट एबिटा और बेस्ट पैट यहाँ पर आपको देखने को मिला। पिछले 3 क्वार्टर से 31% के एबिटा मार्जिन्स लगातार कंपनी मेंटेन करती जा रही है। अच्छा, इसको सीक्वेंशियल देखो तो आपको अच्छे लगेंगे नंबर्स, और अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखो तो क्या ही कहने। 100 करोड़ का एबिटा पिछले क्वार्टर का, अब वो 169 करोड़ हो गया है। पिछले साल 30 करोड़ का घाटा था, और एबिटा देखें तो 15 करोड़ से 136 करोड़ आ गया ये पिछले साल के मुकाबले। तो अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद भी आप स्टॉक का भाव देखिए ना के बराबर, इनफैक्ट थोड़ा सा लाल निशान में गिरावट के साथ ही बंद हुआ। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये दूसरा स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, 2
हैं तो ओवरनाइट, क्योंकि कल देर रात चल सुबह उठा और लक्ष्मण का ट्वीट लक्ष्मण ने फॉरवर्ड कर रखा था। पहली चीज की क्या देखी मैंने थी कि वो सोना चांदी और प्रेशियस मेटल्स पे ड्यूटी बढ़ा दी गई। सबसे पहला ट्वीट, मतलब उठा और सबसे पहले अलार्म बंद किया और लक्ष्मण का पॉपअप था स्क्रीन पे। तो भाई साहब, दो स्टॉक्स दोनों इन रेड रख रहा हूं, पर पीएम मोदी सर ने जब संडे को इंडिकेशंस दे दिए थे तो ये ज्वेलरी स्टॉक वैसे ही धुलना शुरू हो गए थे कि बाजार मान के चल रहा था उस तरफ कदम आना है। और कल रात में फाइनेंस मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आ गया। थंगमाइल ज्वेलरी को लाल रखा और पीएन गाडगिल ज्वेलर्स को लाल रखा। दोनों के 3-3 या 6-6 महीने के चार्ट भी स्क्रीन पे रखिएगा। गवर्नमेंट ने 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और साथ में 5% एआईडीसी, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, सोने चांदी और बाकी प्रेशियस मेटल्स पे लगा दिया। आसान शब्दों में जो इंपोर्ट टैक्स है वो 6% से बढ़ा के 15% कर दिया है और ये आज से इफेक्टिव हो गया। मिडनाइट ऑफ 13th में कल देर रात से इफेक्टिव हो चुका है। ये बेसिकली रिस्टोर हो गया है। 2024 के बजट में यही इंपोर्ट टैक्स 15% से रिड्यूस करके 6% करा गया था और 2 साल डाउन द लाइन वापस रिस्टोर हो गया है। वो इसीलिए रहा है क्योंकि हम और आपका प्यार ही है सोने और चांदी से। खूब इंपोर्ट होते हैं हिंदुस्तान में। मैं पिछले 4 साल का ग्रिड लिखा है मेरे पास, दिखाने के स्क्रीन पे, तो कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। सिर्फ FY25 से FY26 की कहानी समझिए। 24% गोल्ड इंपोर्ट बढ़े थे, 58 बिलियन से बढ़ के 72 बिलियन डॉलर्स पे पहुंचे थे। तो इस इंपोर्ट्स को कर्ब करने के लिए, और सारा मूल मकसद तो है इस टफ एनवायरनमेंट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करना, तो उस पे कदम उठा दिया गया है। अब थंगमाइल इसीलिए क्योंकि चांदी का राजा है, सिल्वर की सेल्स इसकी सबसे ज्यादा होती हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, सोना और चांदी आज भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी के साथ खुल रहे होंगे। पिछली बार जब सोने चांदी में उछाल आया था, थंगमाइल के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे क्योंकि इन्वेंट्री गेन्स मिलते हैं तगड़े से। पर इस समय तो खैर सेंटिमेंट में हावी होना है, तो मैं लाल ले रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी की संडे स्पीच से बाद से तो वैसे भी स्टॉक कूल ऑफ होने शुरू हो चुके हैं। दूसरा ऐसे ही पीएन गाडगिल है जिसको मैं लाल लेके जा रहा हूं इन्हीं डेवलपमेंट्स के बीच में। तो 2 ज्वेलरी रिलेटेड, एक गोल्ड एक सिल्वर, दोनों को मेंशन कर दिया। आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा, देखते हैं किस तरह से ज्वेलरी स्टॉक्स का रिएक्शन आता है। अगले कौन से भाई साहब? अगले 2 स्टॉक्स खबरों के लिहाज से आरवीएनएल ये फोकस में रहेगा और मार्केट के साथ आप देखें तो पिछले 2 दिनों में इस स्टॉक में भी आपको ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली। कल के सत्र में भी देखें तो तकरीबन आप ये समझिए कि 4% की गिरावट है। पिछले 7 दिनों में ये स्टॉक नीचे ही आया है। अब यहाँ पर खबर ये निकल कर आ रही है कि इन्हें 221 करोड़ के ऑर्डर के लिए L1 बिडर यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। हालांकि आरवीएनएल के लिए 221 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप देखें तो जिस प्रकार का मूड माहौल चल रहा है, अगर आज मार्केट में रिकवरी का दिन होता है तो ये स्टॉक ऑलरेडी वेल करेक्टेड है। अब यहाँ पर एक अच्छी खबर आ रही है, इसी के चलते आरवीएनएल इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलूंगा। एक और स्टॉक है और सिर्फ आज के लिए सिर्फ लिस्ट में ऐड करिएगा, खबर ठीक है इसके लिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। दरअसल इनके पास हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के पास कोई कामकाज तो फिलहाल के लिए है नहीं। इनके पास ये टाटा कम्युनिकेशन से निकली हुई कंपनी, बीएसएनएल से निकली हुई कंपनी है, जिसके पास लैंड बैंक्स हैं। अब एक बहुत बड़ी कहानी और स्टोरी और उम्मीद ये थी कि इन लैंड बैंक पे आगे जाके आपको रियल एस्टेट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो इनका जो पुणे लैंड पार्सल है ये बिकने के लिए तैयार था। अब पिछले साल आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने बेचने के लिए तैयारी की, बोलियां मंगाई, लेकिन टू द सरप्राइज कोई भी बिडर ही नहीं मिला, किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। अब ये 2 बार टल चुका था। अब फाइनली यहाँ पर आप देखें तो इसकी बिडिंग प्रोसेस हुई है और उसके बाद कुछ लोगों ने बिड किया है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बिड मिली है और इसी के चलते कंपनी ये कह रही है कि अब इनका इवैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और स्क्रूटिनी होगी। उसके बाद ये बिडर का नाम बताएंगे, अमाउंट बताएंगे, फाइनल डिटेल्स बताएंगे कि पुणे का लैंड पार्सल इन्होंने कितने में बेचा। लेकिन अब बड़ी बात यह कि एक तरफ जब कोई नहीं आ रहा था, अब एटलीस्ट कुछ यहाँ पर आपको बिडर्स देखने को मिले। इसी के चलते सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, तो सिर्फ रडार पर रखूंगा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इन ग्रीन। ओके, लक्ष्मण के मैसेज ने रात में बनाई हुई टीम में फेरबदल करवा दिए सुबह सुबह उठ के।
जब तक दफ्तर पहुंचा तो नुपुर के मैसेज ने बदलवा दिया। नुपुर ने अपडेट दिया कि भाई MSCI ने बदलाव जो हैं वो सामने रख दिए। तो एक स्टॉक, अब उस अपडेट को समझाने के लिए भी एक स्टॉक लेना जरूरी था। तो MSCI ने जो बदलाव करे, लिस्ट लंबी चौड़ी है, जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 जो प्राइमरी इंक्लूजन्स हैं उनमें से एक सिंगल आउट करके फेडरल बैंक, जो वैसे भी एक स्ट्रॉन्गर स्टेट पे, उसको मेंशन कर रहा हूं, इन ग्रीन रख रहा हूं, क्योंकि इंक्लूजन 4 जो इंक्लूड हो रहे हैं MSCI में स्टैंडर्ड इंडेक्स में, उसमें फेडरल बैंक, MCX, नाल्को और इंडियन बैंक है। फिर बाकी वेटेज अप हुए, वेटेज कम हुए, एक्सक्लूजन्स हुए, उनको छोड़ रहा हूं मैं, वो टिकर टीम सुबह से चलाई रही थी आप लोगों के लिए। फेडरल बैंक के इंक्लूजन का मतलब है कि $491 मिलियन के इनफ्लोज आने हैं। ये बदलाव लागू होने 29 मई से। तो अगर इफेक्टिव 29 मई पे हैं तो ध्यान रखिएगा, उससे एक वो मेरे ख्याल से फ्राइडे है 29 पे, तो थर्सडे की क्लोज पे ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे, आज नहीं। आज एक सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे $500 मिलियन के फ्लो आने बड़ा है, फेडरल बैंक को इन ग्रीन रख दिया। बाकी सारे के सारे टिकर टीम चला रही है और स्टॉक्स के नाम मैंने मेंशन कर दिए, उसको ग्रीन रखा। फिर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, बाजार बंद होने के बाद कल आने थे और इंडिकेशंस थे, आवाज पे भी जब रिजल्ट्स कैसे रहेंगे वो डिस्कशन हुआ था, प्रेजेंट करा गया था, तब ये बताया गया था कि कमजोर नंबर्स आने। कमजोर आए, पर उस कमजोर एक्सपेक्टेशन से भी डिसअपॉइंटिंग डॉक्टर रेड्डीज का परफॉर्मेंस है। कितना भाव में पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है आज ये वीकनेस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। कमजोर सबको पता इसलिए था कि वो रेवलिमिट जेनरिक जो है उसकी सेल्स रिड्यूस हो रही हैं, वीक होनी है, पर उसको एडजस्ट करो, वन ऑफ्स को एडजस्ट करो, जो प्रोड्यूसर साहब ने पिछले शो में मॉर्निंग कॉल में मुझे हेडलाइन में पढ़वाया था, तब भी वीक है। आय 12% गिरी साल दर साल, EBITDA 60% गिर गया, मार्जिन्स पूरी तरह से, क्योंकि यूएस परफॉर्मेंस गड़बड़ाया, डिक्लाइन में चले गए। मार्जिन्स 29% वाले 13% पे आ गए और इसीलिए मुनाफा ऑलमोस्ट वाइप आउट, 86% मुनाफे में डिक्लाइन है। तो इवन एडजस्टमेंट्स कर लूं, रेवलिमिट की परसीव्ड कमजोरी देख लूं, उसके बावजूद खराब नंबर्स हैं। अब वो सेमाग्लूटाइड वगैरह कैसा ट्रैक्शन दिखाते हैं, कब दिखाते हैं, वो देखा जाएगा। ये नंबर्स पे तो लाल है। अगले दो कौन से? अगले 2 स्टॉक है, नजर रखिएगा आप। टेक्समैको रेल, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। दरअसल नतीजे आए और नतीजों के साथ एक बड़ा अपडेट भी यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी ये बता रही है कि अफ्रीका की एक लॉजिस्टिक सप्लाई कंपनी की तरफ से इन्हें 4045 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें अगर आप देखें तो ये 30 डीजल लोकोमोटिव्स और साथ में 2235 फ्रेट वैगन्स ये सप्लाई करेंगे। अगले 15 साल के लिए कोलैबोरेशन देखने को मिला और कंपनी की साइज और स्केल के लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा ऑर्डर है और साथ में यहाँ पर नतीजों का भी असर है, क्योंकि देखिए 4405 करोड़ का ये ऑर्डर बता रहे हैं। टेक्समैको रेल का मार्केट कैप है 4301 करोड़, तो अपने आप में आप देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये नतीजों से पहले ऑलरेडी नर्वस था, कल 5% की 6% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब एक बार के लिए, क्योंकि इसके नतीजों का भी ट्रिगर है, तो आपको बता ही देता हूँ, मुनाफा 45% बढ़ा है। रेवेन्यू में हालांकि आप देखें तो गिरावट देखने को मिली है। एबिटा सिर्फ 9% बढ़ा है और मार्जिन जो 7% के थे अब वो 9% के हो गए, लेकिन ऑर्डर विन बहुत सिग्निफिकेंट है। कंपनी की साइज और स्केल के लिहाज से बहुत बड़ा ऑर्डर है और इसी के चलते टेक्समैको रेल स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आप नजर रख के चल सकते हैं MFSL, यहाँ पर भी नतीजों का एक असर देखने को मिलेगा। अब MFSL के नतीजे में देख रहा हूँ और इंटरनल्स मार्केट को थोड़े से पसंद आए। जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं। हालांकि इंश्योरेंस कंपनीज के जो नतीजे होते हैं ना, उन्हें समझना बड़ा डिफिकल्ट है। एटलीस्ट मुझे समझना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कारण ये कि इनमें सिर्फ आप आय, एबिटा, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस नहीं देखते, बहुत सारे की पैरामीटर्स और इंटरनल्स होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें तो मैं देख रहा हूँ कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो पूरे FY26 का आकलन कर रही है और ये बता रहे हैं कि APE की जो ग्रोथ है ये पिछले साल के मुकाबले 20% यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। जो VNB है वो Q4 में वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, मेरा मतलब है 19% की बढ़त है और साथ में जो एक्सपांशन मार्जिन में देखने को मिला है ये भी इन्हें काफ़ी पसंद आ रहा है और लगातार कई क्वार्टर से एक ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल्स अच्छे नतीजे पेश कर रहा है। इसी के चलते इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। ओके, बर्जर पेंट्स, अच्छे नंबर। इनका एक एड कैंपेन है, वॉल्स दैट वाओ, नतीजे भी अच्छे हैं।
आय 6% बढ़ी Q4 में और वॉल्यूम्स Q4 के 11.8%, तकरीबन 12% का जंप है और अक्रॉस की बिजनेस सेगमेंट अच्छा ट्रैक्शन। इबिटा 12.5% बढ़ा, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, बावजूद इसके कि प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी, रुपया डिप्रिशिएट हो रहा था, उसके बावजूद मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छी और मुनाफा 28% बढ़ता हुआ। हाँ, एनवायरमेंट अभी भी चैलेंजिंग है, कच्चा तेल पता नहीं दिन के दौरान कहां जा रहा होगा, पर सिर्फ नंबर्स पे थम्स अप है। और अगर कच्चा तेल काबू में आ गया, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, इन्होंने तगड़े अप्रैल में, इंडस्ट्री ने तगड़े अप्रैल में हाइक्स ले रखे हैं, ध्यान रखिएगा। रोल बैक होते नहीं है, होते हैं तो पीस मील होते हैं। अच्छी खबर होगी इनके FY27 के लिए। खैर, नंबर्स पे ग्रीन, एमतार बहुत चला हुआ है, पर नंबर्स गजब है। अभी चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि इसका चार्ट लाइएगा लंबा, क्या वैल्यू क्रिएटर निकला है एमतार। आय 67% का जंप, इबिटा 81% बढ़ा, मार्जिन्स एक्सपैंड हो गए और बढ़ के 20% के पार पहुंच गए। मुनाफा 13 करोड़ वाला 44 करोड़ पे, पर पता नहीं, मेरे को लगता है बहुत कुछ भाव में है, तो चलेगा इन नंबर्स पे, नहीं चलेगा वो बात अलग है। मूड जब तक नहीं सुधरेगा, अब चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एमतार के नंबर्स मेंशन करने थे, नंबर्स Q4 के अच्छा परफॉर्मेंस। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। शेयर आपको दे दिया, 10 की जगह 11 शेयर आज मेरी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अभी मैं एक्चुअली देख रहा था कि मैक्स फाइनेंशियल्स के नतीजे कैसे हैं, तो बस फ्लो में बता दिया आपको। लेकिन वैसे स्टॉक पे कन्विक्शन है सन फार्मा में, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। अब सन फार्मा का अप्रैल महीने का सेल्स का डेटा यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें मंथ ऑन मंथ आपको 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये एक और स्टॉक है जिसे एटलीस्ट आप रडार पर रख के चल सकते हैं। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। और बाकी जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। स्टॉक बहुत ज़्यादा निराश कर रहा है, बहुत अच्छी थीम थी, फैंसी थीम थी, और ऐसे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो निवेशक ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि विजिबल होता है इनका बिजनेस, फील कर पाते हैं आप। स्टॉक चलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलता है, और पिछले 3 दिनों से देखें तो सिग्निफिकेंट गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्टेड स्टॉक हैं, तो अगर आज मार्केट में रिकवरी का दिन होता है तो ऐसे इन रेड वाले स्टॉक से दूर रहिएगा। बाकी गिरावट आ जाएगी तो आपको पता ही है क्या करना है। बाकी इंडियन बैंक यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और इसमें दरअसल अगर आप देखें तो MSCI के इंक्लूजन का एक ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। अगर इसमें कोई अच्छी खबर भी आएगी तो ये कितना टिक पाएगा ना, इसको लेकर बहुत बड़ा संदेह यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। इसके चार्ट्स पर आपको डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर बड़ी आसानी से नज़र आएगा। स्ट्रक्चरल वीकनेस है और ये एक दिन की तेज़ी में नहीं जाएगी, तो अगर इनफैक्ट अगर ये ऊपर मिलता भी है तो एटलीस्ट मैं मान रहा हूँ कि और अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्लैरिटी के साथ आपको इसको देखना है ना, तो डेली चार्ट पर स्विच करिएगा, रेंको मोड को स्विच करिए, और फिर आप देखिए कि कैसे आपको नज़र आएगा इसका डबल टॉप फॉर्मेशन, जो कि बहुत ज़्यादा बेरिश है। तो इंडियन बैंक इस स्टॉक को रखा है इन रेड। ओके, एक थोड़ा सा रिस्की रहता है हमेशा ही, पर धीरे धीरे करके चीज़ें, समीकरण इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। हम लोगों ने ग्रीन मेंशन करा था वोडाफोन आइडिया को, जब बिरला सर बतौर चेयरमैन, हाँ नॉन एग्जीक्यूटिव लेकिन बतौर चेयरमैन लौटे थे। अब उस कड़ी में धीरे धीरे करके खबरों का तूल पकड़ता चले जा रहा है। इसकी सैटरडे को बोर्ड मीट होनी थी नतीजों पर। अभी कह रहे हैं नतीजों के साथ साथ हम फंड रेजिंग प्रपोजल पे विचार करेंगे, और ये फंड रेजिंग प्रेफरेंशियल बेसिस पे इक्विटी या वारंट्स जारी करके, इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग की तैयारी, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं, आप वॉच पे रखिए। कल्पतरू प्रोजेक्ट एक टर्नअराउंड क्वार्टर निकल के आया इनके लिए। आय 600 करोड़ से पकड़ लीजिए 1700 करोड़ पे पहुंची। इबीटा लॉस था 20 करोड़ का, 217 करोड़ का इबीटा प्रॉफिट हो गया, और नेट प्रॉफिट भी 200 करोड़ पे कंपनी ने रिपोर्ट करा है। नंबर्स अच्छे हैं, ग्रीन कर दिया। अगले 2 आखिरी 2 स्टॉक है मेरी लिस्ट में, फोकस आप रखेगा हैवेल्स, और ये भी स्टॉक ऐसा है जो चलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तो नतीजों ने निराश किया था, इसके बाद गिरावट देखने को मिली थी। कल के सत्र में भी आप देखें तो स्टॉक में गिरावट है। अच्छा, मुझे हैवेल्स कमज़ोर इसके लिए ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ आप RR काबिल का चार्ट देखिए, आप एक तरफ पॉलीकैप का चार्ट देखिए, आपको मेजर डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा। समझ में आएगा कि हैवेल्स के अंदर एक इनहेरेंट वीकनेस है और ये स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, RR काबिल का चार्ट अभी हमने आपकी स्क्रीन पर दिखाया था। कल के इतने खराब कमज़ोर मार्केट में भी हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन हैवेल्स
चलता ही नहीं है। कल भी 3-3.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। तो अगर आज मार्केट का मूड माहौल और फिर से कमज़ोर होता है तो ऐसे स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा। इन रेड लेके चल रहा हूँ। आखिरी स्टॉक है BEL और इसके चार्ट पर भी आप देखें तो स्ट्रक्चरल वीकनेस है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि जो डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स थे जहाँ पर एक स्ट्रक्चरल रिबाउंड था, अब वो शायद रिबाउंड फेल होता हुआ नजर आ रहा है। BEL कल 3.5% ऑलरेडी गिरकर बंद हुआ है। थोड़ा सा ऊपर मिलता है तो और बेहतर होगा, लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर कमजोर, इसके लिए इन रेड। लास्ट दो में भाई साहब एक नतीजे रखिए। न्यूलैंड लेबोरेटरीज अच्छे नंबर्स हैं, पर ये सब क्या स्टॉक्स बहुत कुछ डिस्काउंट। न्यूलैंड अपने हाईज के आसपास खड़ा हुआ है तो सिर्फ रडार पे रख लेंगे। आय डबल हुई, मार्जिन 15% से बढ़ के 40% पे पहुंच गए। बाकी के आंकड़े स्क्रीन पर छोड़ रहा हूं। और स्टोवक्राफ्ट आय 32% बढ़ती है, एबिटा 35% बढ़ता है, मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होते, मुनाफे में अच्छा जंप आता है। दोनों इन ग्रीन 10-10 पूरे ने की ग्रासिम के साथ बहुत बढ़िया रिपोर्ट यहां पर देखने को मिली। कल मार्केट आज के दौरान नतीजे आए थे बोरोसिल रिन्यूएबल्स के अब तक के बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, तो स्टॉक पर नजर रखिएगा। RVNL को बड़ा ऑर्डर मिला है, टेक्समैक को रेल नतीजों के साथ बड़े ऑर्डर का भी ट्रिगर है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में अच्छी खबरें हैं, सन फार्मा पर रखिएगा फोकस, और साथ में जुबिलेंट फूडवर्क्स, इंडियन बैंक, हैवेल्स और BEL, इन स्टॉक को भी रडार पर रखें। 10 और जोड़ दीजिए, सिर्फ रडार पे रखिएगा। देखते हैं बाजार का इवेंचुअली मूड कैसा बैठता है। थंगमाइल, PN गाडगिल और डॉक्टर रेड्डीज को लाल रखा, बाकी सब इन ग्रीन है। फेडरल बैंक, बर्जर पेंट्स, एमतार ऑलरेडी बहुत चला हुआ स्टॉक, वोडाफोन आइडिया, कल्पतरू, न्यूलैंड लैब्स भी बहुत चला हुआ है, लेकिन क्या करूं नंबर्स बहुत अच्छे थे। और स्टोवक्राफ्ट भी इन ग्रीन रखा है नंबर्स पे।